हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि पिछला सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। इस सेशन में हम एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल का 2023 का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। सो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि हम देख सकते हैं, अ बॉडी स्टार्ट्स to fall freely under gravity, the distance covered by in first, second and the third second are in the ratio. Means एक हमारी सिंपल सी बॉडी है जो हम मान लेते हैं कि वो एक h हाइट पर होगी, ठीक है, और वो फ्री फॉल करती हुई नीचे को आ रही है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वो एटलीस्ट इतनी ऊपर है कि उसको आने में 1 मिनट 2 मिनट या कितनी भी देर लग रही हो। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा और तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। सो बेसिकली H1 H2 H3, ठीक है। यहाँ पे इनका हमको रेशो निकाल के दिखाना है, यानी कि H1 H2 H3, ठीक है। अच्छे बच्चे ध्यान देंगे कि जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाएगा, हम जानते हैं कि देयर आर लाइक few equations that v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square। अब अच्छे बच्चे क्या कहेंगे कि सर क्योंकि वो एक रेस्पेक्टिव हाइट से गिरना स्टार्ट हुई है तो इस पॉइंट पर उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो तो जीरो होगी। मैं कहूंगा ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर हम क्या करते हैं, एक हाइट निकाल लेते हैं जिसमें a यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें मिल ही जाएगा, t की जगह पे हम 1 लगा देंगे और हमें ऐसे h1 फिर हम h2 और h3 की वैल्यू निकाल देंगे। पर अच्छे बच्चों ध्यान से अगर हम देखें तो हमारे पास इतना टाइम थोड़ी होगा कि हम इतनी चीजें सॉल्व करें। या फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर वो जो nth सेकंड वाला फॉर्मूला होता है कि सर एस एन इक्वल्स टू यू प्लस a बाई टू ब्रैकेट 2n-1, तो इससे सिंपली हम s1 s2 और s3 निकाल देंगे। ऑल्दो इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना भी बहुत आसान रहेगा बट समय लगेगा। अगर हम अपनी थ्योरी पे जरा सा ध्यान दें तो हमें याद आएगा कि इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हमने एक लॉ पढ़ा था जिसको क्या बोलते हैं, गैलीलियो लॉ। उन्होंने क्या समझाया था कि जब भी कोई बॉडी आसमान से नीचे गिरती है, आसमान से नीचे गिरने का मतलब है बॉडी विच इज फॉलिंग, ठीक है, सो पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में जो भी उनके डिस्टेंस कवर होंगे वो हमेशा ऑड रेशो में होते हैं। ऑड रेशो का मतलब क्या हो गया, 1 3 5 7 9, तो रेशो हमेशा ऐसे ही होने वाले। अब क्योंकि पहले दूसरे तीसरे सेकंड की बात करनी है तो 1 3 5 हमने देख लिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 रॉन्ग, 1 4 9 रॉन्ग, 1 5 6 रॉन्ग, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ इवन दिया हुआ है। सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन लाइक 1 3 5। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमारे दिमाग में आ जाएगा अच्छा ऑड सीरीज बनेगी, 1 3 5 आंसर। इसको सॉल्व करने में 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप जो यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करोगे या फिर ये जो हमारा nth सेकंड का फॉर्मूला आप यूज करोगे वो गलत है, वो बिल्कुल ठीक है, बट हमें इतना समय लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। टू कार्स ऑफ m1 एंड m2 आर मूविंग इन अ सर्कल विद द रेडियस r1 एंड r2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली देयर स्पीड्स आर सच दैट दे मेक कंप्लीट सर्कल। देखो कंप्लीट सर्कल और सेम टाइम t में, यानी कि एक की रेडियस हमारी दी है कितनी, r1, और दूसरे की सर्कल हम मान लेते हैं कि r2 रहेगी, और दोनों को सर्कुलर ट्रैक पे भगाया गया और t टाइम में वो वापस आ जाते हैं कहां पे, अपनी इनिशियल, क्योंकि एक राउंड कंप्लीट हो गया बेसिकली। तो पूछा क्या है, रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छे बच्चे ध्यान देंगे, जब भी सर्कुलर मोशन की बात आएगी तो सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन लगता है वो बच्चों कितना होता है, v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले वाले सर्किल के लिए वेलोसिटी कितनी होगी, तो अच्छे बच्चे बोलेंगे 2 पाई r1 अपॉन टी। t1 नहीं लिखना क्योंकि टाइम तो हमारा सेम दिया है। v2 क्या हो जाएगा, 2 पाई r2 अपॉन टी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी
इक्वेशन है, इस इक्वेशन से a1 a2 की वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं। तो अच्छे बच्चों a1 कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी और r1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे सॉरी v1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर अच्छे बच्चों कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे a1 की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली v स्क्वायर अपॉन r, और v की वैल्यू हमारी कितनी है 2 पाई r1 अपॉन टी और इसका स्क्वायर, सीधा सीधा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये निकल के हमारा, और एक हमारा 1 बाय आर, ये वाला भी यहां पर आएगा। तो इसको मैं सिंपली बेटा कितना लिख दूंगा 4 पाई स्क्वायर r1 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर r1, ठीक है। r1 से r1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया बेसिकली। सिमिलरली a2 मेरा कितना आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन r2, तो v2 लगेगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि v2 का स्क्वायर अपॉन r2। v2 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 2 पाई r2 बाई टी, इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर r2 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू r2। अगेन r2 से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 4 पाई स्क्वायर r2 अपॉन टी स्क्वायर। अब हमसे क्वेश्चन में बोला क्या था a1 रेशो a2 निकालो, दोनों को सिंपली अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हम देख रहे हैं 4 पाई स्क्वायर और टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, ये तो बेटा डिटो सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिंपली हमारा रेशो किसके इक्वल बचेगा r1 रेशो r2, ठीक है। सो यहां पे अगर मैं अपने ऑप्शंस को देखूं सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल था, सिर्फ हमें अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना था और यहां पे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे कि एक प्रक्षेप्य को क्षैतिज से, यानी कि एक बॉडी है जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 30 डिग्री के कोण पर, यानी कि ये हमने एक बॉडी क्षैतिज घटक बना दिया यानी कि हॉरिजॉन्टल, ये हमारा वर्टिकल। बोला जा रहा है कि कितने एंगल पर 30 डिग्री पर, कोई भी दिक्कत नहीं है। बोला गया कि प्रक्षेप्य की गति प्रारंभ से 2 सेकंड बाद, यानी कि जस्ट 2 सेकंड के बाद बताओ कि उसकी हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी। अच्छे बच्चे जानते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया जा रहा था और आपसे बोला जाता था कि इनिशियल वेलोसिटी u है, तो उसमें एक हमारा कंपोनेंट बनता था हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा u cos थीटा, और ये हमारा क्या होता है u sin थीटा। तो सबसे पहले तो u cos थीटा और u sin थीटा को मैं निकाल लेता हूं, ठीक है। तो बेटा ux यानी कि x एक्सिस पर ये कितना है u cos थीटा, u की वैल्यू कितनी दी है 40 मीटर पर सेकेंड, cos थीटा यानी कि cos 30 की वैल्यू लगा दी मैंने √3/2, कितना निकल कर आ गया ये 20√3, ठीक है 20√3, और uy यानी कि y एक्सिस पर हमारा कितना हो जाएगा ये u sin थीटा, ठीक है। एक sin थीटा होता है cos थीटा होता है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, अब 40 का मल्टीप्लाई 1/2 से होगा तो ये आ जाएगा 20, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड और ये 20√3 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम ध्यान दें तो ये तो इनिशियल वेलोसिटीज हैं, आपसे बोला गया कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी यानी कि v आफ्टर 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो अच्छे बच्चे ध्यान दें कि जो हमारा u cos थीटा है बेटा, u cos थीटा इस पे तो ग्रेविटी लगती ही नहीं है, तो ये तो पूरा थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम बोल देंगे कि ux इक्वल्स टू vx, यानी कि 2 सेकंड के बाद भी ये हमारा कितना रहने वाला है 20√3, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि ये x एक्सिस के अलोंग है। अब अगर मैं बात करता हूं y एक्सिस की, यानी कि जो पार्टिकल जो कंपोनेंट मेरा बेटा ऊपर को जा रहा था, सो बेसिकली फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है v इक्वल्स टू u प्लस at। अब बेटा कोई चीज जब ऊपर जाती है तो ग्रेविटी वहां पे नेगेटिव में आएगी, ठीक है। सो v y इक्वल्स टू uy की वैल्यू कितनी है 20 माइनस gt, g की वैल्यू कितनी है 10 और t की वैल्यू कितनी है 2, तो बेटा vy हमारा कितना निकल कर आ गया 0, ठीक है, यानी कि कोई भी उसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रहेगा। अब अगर मैं v फाइनल निकालूं
तो बेटा v फाइनल मेरा कैसे निकल के आएगा, vx i कैप vy j कैप। अब बेटा vy की वैल्यू तो 0 है, तो सिर्फ vx की वैल्यू लगानी पड़ेगी, जो मेरा कितना निकल कर आएगा 20√3 i कैप। ठीक है, आई कैप से कंफ्यूज नहीं होना, आई कैप सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा क्या बता रहा है, डायरेक्शन। सो यस, इन दिस क्वेश्चन आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारा 20√3 के इक्वल है। ओके, चलो यहां पे मैं मान के चल रहा हूं बेटा कोई भी डिफिकल्टी इसमें आप फेस नहीं करोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो एक आ जाता है अब अच्छा सा फ्री बॉडी डायग्राम पे क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझेंगे कि अ ब्लॉक ए ऑफ मास 4 किलोग्राम। ठीक है, एक 4 किलोग्राम का ब्लॉक मैंने ले लिया, आपसे बोला जा रहा है प्लेस्ड ऑन दी अनदर ब्लॉक, यानी कि दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, जो है 5 किलोग्राम का। ठीक है, एंड द ब्लॉक बी रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन में मैंने टेबल बना दी। अब बोला जा रहा है कि फॉर स्लाइडिंग ए ऑन बी, यानी कि ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, यानी कि फॉर स्लाइडिंग ए ऑन बी अ हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब इस तरफ को फोर्स हमारा कितना लग रहा है, 12 न्यूटन का, यानी कि सिर्फ ऊपर वाले बॉक्स को मूव कराने के लिए 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अभी तक। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच मैक्सिमम फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन बी, यानी कि नीचे वाले पर कितना फोर्स लगाया जाए कि ए और बी दोनों साथ साथ मूव करने लगे। ऑल्सो फाइंड आउट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। ठीक है, तो एक तो एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन तो बहुत इजीली निकल जाएगा, दिक्कत नहीं है। अब आपसे मैक्सिमम फोर्स पूछा है, तो बेटा अच्छे बच्चों की तरह पहले ये समझ लो कि जो अगर हम ऊपर वाली बॉडी की बात करें, तो जब इस पे 12 न्यूटन का फोर्स लगा तो ऑपोजिट साइड में फ्रिक्शन लगा होगा। सो फ्रिक्शन F इक्वल्स टू कितना हमारा 12 न्यूटन मान लिया, और फ्रिक्शन हमारा होता किसके इक्वल है, म्यू एन। ठीक है, और बेटा एन यानी कि जो नॉर्मल है वो किसके इक्वल होता है, mg के, और m कितना है 4 और g कितना है हमारा 10 मान लेते हैं, यानी कि 40। सो म्यू इंटू mg, और mg की वैल्यू 40, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट, 12। सो यहां से म्यू की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ गई, 0.3 निकाल के रख लिया हमने, काम आएगी, देखी जाएगी। ठीक है, चलो अब आ जाओ ऊपर वाले बॉक्स की बात अगर मैं करूं बेटा, तो अगर यहां पे पूरा सिस्टम मेरा अगर ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़े, मैंने मान लिया कि ये ए एक्सेलरेशन से मेरा सिस्टम आगे बढ़ने को है। ठीक है, सो यहां पे अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा यहां पे मास कितना है 4 और एक्सेलरेशन कितना है a, यानी कि 4a। सिमिलरली यहां कितना फोर्स लगेगा 5a। यहां पे हम जानते हैं कि 12 न्यूटन का फोर्स तो लग ही रहा था, और यहां पे हमारा कितना लगेगा FB, यानी कि FB की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो 12 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 4a के। सो 4a इक्वल्स टू 12, सो a इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तो हमारा ये एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। और अगर मैं FB की बात करूं तो बेटा FB विल बी इक्वल टू 5a प्लस। अब देखो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे है और ऊपर 12 न्यूटन का फोर्स भी हमें बैलेंस करना है, तो यहां पे हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, सो 5a, और 5 की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 12, यानी कि 15 प्लस 12, सो दैट विल बी 27 न्यूटन। यहां पे बेटा ऑप्शंस धोखे से मैं देना भूल गया हूं, आप समझ जाओ कि एक ऑप्शन हमारा यहाँ पे 27 न्यूटन रहेगा, दैट विल बी द परफेक्ट आंसर, द करेक्ट वन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अ बुलेट ऑफ मास ए, यानी कि एक बुलेट है जिसका मास यहां पे लिख देते हैं m बुलेट इक्वल्स टू a, वेलोसिटी v, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज b, fired into a block of wood of mass c, यानी कि mass of wooden block is c, यानी कि एक बुलेट है जो बेटा फायर होती है
किसी कांच के ब्लॉक में, सॉरी लकड़ी के ब्लॉक में। ओके, सो यहां पे अब आपसे पूछा गया है कि इफ लॉस ऑफ एनी एनर्जी, सॉरी लॉस ऑफ एनी मास एंड द फ्रिक्शन विल बी नेग्लेक्टेड। अब यहां पे सारी चीजों को अगर मैं निग्लेक्ट कर दूं तो बेटा वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी? सिस्टम की वेलोसिटी का मतलब है कि जब यहाँ पे बुलेट फायर हो जाएगी वहां पे हमारी कितनी वेलोसिटी रहेगी। तो हम क्या करते हैं कि अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं और क्या लिख देंगे कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू व्हाट? फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो बेटा इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? बुलेट का अगर मैं मोमेंटम लिखूं तो बुलेट का मास कितना है? a, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? b, प्लस हमारा जो वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी क्योंकि वो रेस्ट पर था, मल्टीप्लाई विद उसका मास c, इक्वल्स टू व्हाट? v, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इनटू द मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मास कितना हो जाएगा? हमें बुलेट का मास लेना है और अपने वुडन ब्लॉक का मास लेना है, यानी कि a प्लस सी। सो वेलोसिटी ऑफ सिस्टम विल बी, बेटा देखो ये वाला टर्म तो जीरो ही हो गया, सिर्फ ए बी बचा, तो ये कितना बचेगा? ए बी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, कहानी खत्म, ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, सिंपल। सो बेसिकली हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई कर दिया और हमारा आंसर यहाँ पे सिंपली निकल कर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा बट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या के बराबर वृत्ताकार कक्षा में स्थापित है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं कि अपना एक हमने ऐसे अर्थ इमेजिन कर लिया, r इसकी हमारी सिंपली रेडियस हो गई। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि एक और सैटेलाइट है जो 1.01 रेडियस की कक्षा में भेजा जा रहा है। ठीक है, अब दोनों में करना क्या है? द पीरियड ऑफ द सेकेंड सैटेलाइट इज लार्जर देन द फर्स्ट वन बाय अप्रोक्सीमेटली। सो बेसिकली दोनों के टाइम पीरियड को हमें कंपेयर करना है। अच्छे बच्चे जानते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है दैट इज 2 पाई रूट आर क्यूब अपॉन एम जी। अब देखो बेटा 2 पाई एम जी, ये तो अल्टीमेटली हमारा सब कुछ सेम ही रहने वाला है, तो इसको हम सीधे सीधे लिख देते हैं कि दैट टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। ठीक है, इससे इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं अपना। अगर मैं बात करूं कि R2 मेरा कितना दिया है, R2 दिया है 1.01 R1। ठीक है, यानी कि R2 1.01 टाइम्स है R1 का। ठीक है, तो चलो T2 का अगर मैं बेटा फॉर्मूला लिखूं सिंपली, तो T2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 2 पाई 1.01 की पावर 3 इंटू आर की पावर 3 डिवाइडेड बाय एम जी। ठीक है, अब यहां पे आप समझ गए कि सर अगर मैं T1 का एक्सप्रेशन लिखूं तो T1 का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? 2 पाई आर क्यूब अपॉन एम जी। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज देखो बेटा कि सब कुछ सेम है, बस ये 1.01 की पावर 3 ये वाला जो हमारा एक कैलकुलेशन का पार्ट है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम क्या कर लेते हैं इसको, देखो सिंपली मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, यानी कि इक्वेशन 1 इसको मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और अगर 2/1 मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा? T2 अपॉन T1 दैट विल बी इक्वल टू लाइक व्हाट? रूट 1.01 की पावर 3। ठीक है, सो यहां पे इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूं कि T2 इक्वल्स टू T1 1.01 की पावर 3, और बेटा ये भी किसमें? हमारा रूट में। तो सबसे पहले इसका क्यूब निकाल लेते हैं, तो इसको लिख दूंगा T1 को T1 और रूट में आपका कितना आ गया? 1 पॉइंट, देखो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करोगे 3 बार आपका 0303 ये निकल कर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो करोगे क्या? अब वैसे तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट जब भी आपको ऐसे 1 की रेफरेंस में कोई चीज मिल जाए और हमें उसका रूट निकालना हो तो एक सिंपल हमारी ट्रिक होती है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करके बोलते हैं बेटा, कि इसकी पावर 1/2 लिख देता हूं, तो इसको हम लिखते हैं 1 प्लस 0.0303 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे करके हम सिंपली अपना रूट निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा निकल के? ये 1 प्लस 0.01
1515, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो देखो क्या फर्क निकल कर आ रहा है आपका, गौर से देखो कि डेल्टा टी यानी कि कितना टाइम पीरियड में फर्क आ रहा है, दैट विल बी 0.15 ठीक है। ये हमारा जो रिलेशन आ रहा है कि T2 T1 का इतना टाइम्स है, अगर हम दोनों को घटाएंगे तो बेटा ये निकल कर आएगा। और हमेशा ध्यान रखो कि जितना डिफरेंस आ रहा है अगर हमें परसेंटेज निकालनी है, सो वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई विद दी 100। 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1.515, ये इतना परसेंट हमारा निकल कर आ जाएगा। अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो देयर इज लाइक ऑप्शन 2 विच इज अप्रोक्सीमेटली लाइक 1.5 लिखा हुआ है। तो अगर हम डेसिमल के लाइक 1 पॉइंट तक अगर इसको हम देखें तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें प्योर मैथमेटिक्स ही थी। फिजिक्स के नाम पे तो बस ये एक फॉर्मूला हमसे पूछ लिया गया था और उसका हमने रेशो निकाल के दे दिया। चलो अगला क्वेश्चन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। So a geostationary satellite is one which, देखो बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी कि जो हमारा भूस्थैतिक उपग्रह होता है वो सिंपली क्या क्या चीजें कहता है कि उसका जो रोटेशन होगा बेटा वो अर्थ से मैच कर जाएगा। चलो मान लिए बात। दूसरा कि जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी होती है यानी कि जो ओमेगा होता है वो भी अर्थ से मैच होना चाहिए। तीसरी चीज डायरेक्शन भी अर्थ के साथ मैच होना चाहिए। सो अगर ये तीनों चीजें मैच हो रही हैं किसी भी सैटेलाइट की तो सिंपली हम उसको क्या बोलेंगे कि दैट इज सिंपली लाइक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, सो रिमेन स्टेशनरी एट द फिक्स्ड हाइट, ऑब्वियसली नॉट। रिवॉल्व्स लाइक अदर सैटेलाइट बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल भी नहीं। revolves around the earth at the suitable height with the same angular velocity and the same direction as well as earth does not does about its own axis। so yes, this is the correct option। so option C यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो यू कैन पिन डाउन द कमेंट एंड आई विल आंसर इट, ओके। चलिए अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे देखें कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ वाटर, ओके। सो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि एक सिंपल कैपिलरी है जो हम बोल रहे हैं कितना कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और वो पानी में हमारी सिंपली डिप करी जाती है। वाटर राइजेज अप टू 8 सेंटीमीटर यानी कि पानी 8 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है। सो इफ द इंटायर अरेंजमेंट इज पुट इन अ फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर, तो देखो बेटा जब भी कोई भी जार हो उसके अंदर कोई भी कैपिलरी आ रही हो, वाटर राइज कर रहा हो, सारी चीजें अलग हैं। मतलब यहां पे सिंपली हमारा एक फॉर्मूला होता है बेटा कि h हाइट इक्वल्स टू 2t cos थीटा इक्वल्स टू रो जी आर। पूरे फिजिक्स यहां पर हो जाएगी आपकी कैपिलरी की, बट क्योंकि इसमें एक ये नया वर्ड आ गया, नई कंडीशन आ गई, दैट द फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर। तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक एलिवेटर में हो, ठीक है, यानी कि एक ऐसे एलिवेटर में है जो नीचे गिर रहा है और फ्री फॉल कर रहा है, तो बेटा फ्री फॉल की कंडीशन में ना आप अपना वजन भी महसूस नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। सो यहां पे सिंपली जी की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूंगा तो बेटा h इक्वल्स टू लाइक समथिंग विच इज लाइक 2t cos थीटा अपॉन जीरो, विच टेल्स मी कि इनफाइनाइट आ जाएगा। बट बेटा इनफाइनाइट हाइट तो पानी चढ़ ही नहीं सकता, मैथमेटिकली मतलब मैथमेटिकली पॉसिबल है बट फिजिकली हम जानते हैं कि अगर हम किसी लिफ्ट में ये सिस्टम क्रिएट कर दें तो पानी इनफाइनाइट हाइट पे थोड़ी चला जाएगा। सो बेसिकली पानी इनफाइनाइट जाना चाहेगा बट मैक्स टू मैक्स बेटा उतना ही वो राइज कर पाएगा जितना उस कैपिलरी ट्यूब की हाइट होगी, और कैपिलरी ट्यूब की हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। सो कहानी बेटा यहीं खत्म हो जाएगी कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की जगह पे बेटा 25 सेंटीमीटर की हमारी केश प्रणाली होती तो 25 सेंटीमीटर वाटर हमारा राइज करता, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखो बेटा कि अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं, लाइक अगर हम पहले न्यूमेरिकल की बात करें,
ठीक है, पहला न्यूमेरिकल 2-4 सेकंड का भी नहीं था। दूसरे न्यूमेरिकल को अगर हम देखें, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला ऐसा, ये वाला फॉर्मूला ऐसा, इसलिए थोड़ा सा बेटा टाइम लग जाता है, वरना सिंपली हमें बस A1 और A2 के फॉर्मूले लिख के उनका रेशियो निकाल देना था। तीसरे फॉर्मूले में कोई जब आप सॉल्व करोगे तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ux की वैल्यू लिखोगे, uy की वैल्यू लिखोगे, और आपको पता है कि यार ux तो कांस्टेंट रहेगा, uy जीरो निकल कर आ गया तो वही आंसर हमारा आ जाएगा। सो एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जब आप सॉल्व करोगे समझ में अगर आ गया है, सो दैट वोंट टेक लाइक मोर देन लाइक 30-40 सेकेंड्स। बट यस, कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे बेटा एग्जाम में, जैसे ये वाला था, इसमें मल्टी कॉन्सेप्ट्स का वर्क करे, ये वाला बहुत इजी था। इस वाले न्यूमेरिकल में भी हमारा कैलकुलेशन पोर्शन आया, तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे बेटा जिसपे थोड़ा सा हमें वक्त देना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम हम अपना वक्त बचा भी सकते हैं इन जैसे न्यूमेरिकल्स में कि सिंपली हमारा 2 सेकंड में 3 सेकंड में आंसर आ गया। इसमें भी जैसे ही फ्री फॉलिंग एलिवेटर देखो, जितनी हाइट है कैपिलरी की, आंसर अपना लगा दो। ऐसा नहीं है पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, बट जहां समय बच सकता है वहां समय बचाओ, और जहां पे एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स है वहां पे उनको टाइम को अपना यूटिलाइज करो। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, सो वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अ सोप बबल। ठीक है, तो एक हमने अपना सोप बबल बना लिया। हमेशा याद रखो बेटा, जब भी सोप बबल आएगा ना, तो वहां पे कुछ ही चीजें पूछी जा सकती हैं, या तो सरफेस टेंशन, ठीक है, या फिर ये हमारा सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी, वर्क डन, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में बेटा सिंपली अगर मैं बोलूं कि वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन बेटा क्या होता है, W इज लाइक S डेल्टा A। डेल्टा ए मतलब चेंज इन द एरिया। शेप कौन सी है हमारी सोप बबल की, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने शेप बना दी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा, S इंटू 4 पाई, रेडियस इंक्रीज हो गई है तो 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि S सरफेस टेंशन की वैल्यू हमें 0.03 न्यूटन पर मीटर गिवन है, ठीक है, और R2 R1 किस में दिए हैं, सेंटीमीटर में। तो अच्छे बच्चे समझ गए कि सर क्या करेंगे, पहले 4 पाई कॉमन लेंगे, 0.03 को एक ब्रैकेट में लेंगे, और अंदर जो R2 स्क्वायर होने वाला है यानी कि 25, अब यहां पे ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻⁴, यहां पर भी 10⁻⁻⁴। तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई क्रॉस 0.03 इंटू 25 - 9 कितना आ जाएगा ये बेटा, 16 क्रॉस 10⁻⁻⁴। ठीक है, सो यहां पे इस तरह से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन बच रही है, सिंपली यहां पे वैल्यू पुट करो, अपना आंसर निकाल लो, आ जाएगा। ठीक है, बस एक बात बेटा ध्यान रखना, चलो निकाल ही लेते हैं क्योंकि आंसर पाई में गिवन है, तो बात ही खत्म हो गई। तो देखो 16 का मल्टीप्लाई करा 4 से, कितना आ गया 64। अब यहाँ पे 0.03, तो 64 पाई क्रॉस 0.03 को 3 लिख दिया, और इसको मैं 10⁻⁻⁶ लिख सकता हूं। ये कितना हो जाएगा, 192 पाई क्रॉस 10⁻⁻6। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 4 पाई R2 5 सेंटीमीटर, और ये आपका कितना 9, 25 - 9 16, 4 पाई आपने कितना मल्टीप्लाई करा 64। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, 1.92 को अगर मैं 1 सेकेंड, ये आपका निकल कर आ गया। ओके, देखो फॉर्मूला यही लगेगा, कहीं पे शायद मैथमेटिकल कुछ एरर आ रहा है, कुछ गलती करी है मैंने, उसको आप देख लेना, वरना सिंपली हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को पुट करके अपना आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, मैं चाहता हूं कि इस न्यूमेरिकल को आप इसी सेशन में 1 मिनट लो। पहले मैं आपको हिंट देता हूं कैसे करके, देखो, फॉर 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस गामा इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, तो जब भी बात होगी बेटा मोनो एटॉमिक गैस की, गामा कितना होता है 5/3। अगर मैं सीपी और सीवी की बात करूं बेटा, तो सीपी की वैल्यू होती है हमारी 5/2 RT, और सीवी की वैल्यू होती है 3/2 RT। ठीक है,
सिमिलरली अगर मैं डाई एटॉमिक गैस की बात करूं तो बेटा डाई एटॉमिक गैस मेरी गामा कितना दिया है 7/5, इसका सीपी हमारा कितना होता है 7/2 RT और हमारा सीवी कितना होता है दैट इज 5/2 RT। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सो द बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ द गामा फॉर द मिक्सचर, कोई दिक्कत नहीं है। सो गामा मिक्सचर का बेटा फॉर्मूला होता है सीपी नेट अपॉन सीवी नेट, क्योंकि गामा अल्टीमेटली होता तो वही है ना सीपी अपॉन सीवी, तो मिक्सचर के लिए कि सीपी का एवरेज निकाल दो और सीवी का एवरेज निकाल दो। तो बेटा सीवी का सीपी का एवरेज कैसे करके निकालोगे, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा ये निकल के 7 5 12 12 बटे 2 6 3। सो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 3RT डिवाइडेड बाय सीवी, सीवी ये हमारा 3 और 5 8 2 4 और 4 ये हमारा 2, ये 2RT निकल कर आ जाएगा। तो कितना आ गया, RT से RT कैंसिल आउट 1.5 ऑप्शन। हाँ, सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि सिंपली 1.50 ये हमारा सिंपली आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, खुद ही सॉल्व कर दिया, आगे बढ़ते हैं। A pipe open at the both ends has a fundamental frequency f। देखो जब भी बेटा ऐसे पाइप और ये वाले हमारे वेव के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो जब भी बोला जाए ना कि पाइप ओपन है, तो बेटा जब भी पाइप ओपन होगा तो यहाँ पे बनेगा एंटी नोड, यहाँ बनेगा एंटी नोड और ये हमारा कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा कि बीच में बन गया नोड। अच्छे बच्चे याद रखेंगे कि एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है मेरा λ/2। बोला जा रहा है कि द पाइप इज डिप्ड वर्टिकली इनटू वाटर सो दैट हाफ इज इन वाटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारा ये इतना पानी भर दिया गया, पानी भर दिया गया, उसके बाद हमारी वेव कुछ इस तरह से बनेगी। सो ये हो गया मेरा नोड, सॉरी एंटी नोड, और यहाँ मेरा बनेगा नोड, इनके बीच का डिस्टेंस λ/4। ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है एयर कॉलम की, मतलब पहले एफ दी थी और अब पूछ रहा है कि कितनी, कि एफ ही रहेगी 2f हो जाएगी या f/2 हो जाएगी या 3f/4 हो जाएगी। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा, हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हमारी होती है वो होती है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बेटा मान के चलूं कि इसका पूरा का पूरा जो लेंथ है वो l है, तो बेटा लेंथ इक्वल्स टू λ/2। ठीक है, सो लेंथ इक्वल्स टू λ/2, सो लैम्डा इक्वल्स टू 2l, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं मान के चलूं बेटा ये वाली लेंथ, आधा तो पानी में चला गया तो लेंथ बची कितनी l/2। ठीक है, अब अगर मैं लैम्डा डैश निकालूं, यानी कि इस वाले सिस्टम के लिए कि मेरा कितना निकल कर आएगा लैम्डा डैश, तो बेटा लैम्डा डैश देखो रिलेशन देख लो पहले तो कि λ/4 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली बोल सकता हूं कि λ/4 इक्वल्स टू l/2। ठीक है, सो यहाँ पे हम कितना रिलेशन, या फिर लैम्डा रहने दो, इसको लैम्डा डैश ही बोल देते हैं वरना बिना बात कंफ्यूजन होगा, और लेंथ को भी मैं l डैश ही लिख देता हूं। ठीक है, सो यहाँ पे l डैश इक्वल्स टू हो गया कितना l/2 एंड लैम्डा डैश अपॉन 4 इक्वल्स टू l डैश। सो यहाँ पे लैम्डा डैश कितना हो जाएगा 4l डैश। अब यहाँ पे देखो बेटा करना क्या है आपको, सिंपली f डैश हमारा कितना होगा v अपॉन लैम्डा डैश, लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी है 4l डैश, और l डैश की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो ये l/2, तो ये कितनी आ जाएगी मेरी अल्टीमेटली 2l, तो यहाँ पे ये कितनी आ गई v/2l। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी निकल कर आ रही है v/2l, और स्टार्टिंग में बेटा कितनी निकल कर आ रही थी, अगर स्टार्टिंग में मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करूं तो लैम्डा यहाँ भी 2l था, तो ये भी v/2l है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारा f डैश है और f है दोनों बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि बेटा ये आपका नॉर्मल ऐसे करके दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लेंथ हमने l मान ली। अच्छे बच्चे इतना समझते हैं कि ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सॉरी जो हमारा वेवलेंथ होता है दैट इज λ/2। तो हमने बोल दिया कि भैया l इक्वल्स टू λ/2, फ्रीक्वेंसी होती है v/λ। सो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं लैम्डा की तो लैम्डा 2l है, तो v/2l निकल कर आ गया।
जब वो आधा पानी के अंदर चला गया तो हमारी वेव कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो ये बना नोड, ये बना एंटी नोड, इनके बीच का डिस्टेंस बेटा कितना हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस हमारा सिंपली निकल कर आ जाएगा। अगर मैं मान लूं कि ये लैम्डा डैश अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना, एल डैश। ठीक है, ऐसे, सो लैम्डा डैश इक्वल्स टू 4 एल डैश। अब अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो एल डैश किसके इक्वल है, एल डैश एल बाई 2 के बराबर है ना, क्योंकि आधा पानी में चला गया था। सो यहाँ 4, तो इसको मैंने कितना लिख दिया, 2L। लैम्डा डैश इज नथिंग बट 2L। अब अगर मैं न्यू फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो V अपॉन लैम्डा डैश आएगा, और V लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी है, 2L। तो ये भी V अपॉन 2L है, ये भी हमारी V अपॉन 2L है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल एल ही मान लो। सो अल्टीमेटली पहले भी F थी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अभी भी F ही है। सो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्स एंड वाई, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, हैव द सेम एरिया प्लेट्स एंड सेम सेपरेशन डिस्टेंस। यानी कि ए सेम है और हमारा इनका सेपरेशन सेम है। एक्स हैज इन एयर, यानी कि ये हमारा एयर में है, और जो वाई है वो एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 2 में है। ठीक है, अब बोला है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, चलो पहले से सीरीज में जोड़ दिया हमने, एंड कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, सो द रेशियो, अरे इजी क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे अच्छे बच्चे अगर ध्यान दें तो अच्छे बच्चे बोलेंगे कि सर जो C होता है, यानी कि हमारा कैपेसिटेंस होता है, वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी होता है। मैं कहूँगा हाँ ठीक है। अब अगर मैं C1 बोलूँ, यानी कि Cx बोलूँ, तो Cx मेरा कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। बट अगर मैं Cy की बात करूंगा तो वहां पे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी है, यानी कि वहां पे K की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो अगर Cx और Cy में अगर मैं रिलेशन देखूं तो कितना आ जाएगा, Cx इक्वल्स टू 2Cx इक्वल्स टू Cy, क्योंकि यहाँ पे 2 देखने को मिल रहा है, यानी कि सिंपली मैं यहाँ पे Cx पुट ऐसे कर सकता हूँ। तो ये हमारा रिलेशन आ गया यहाँ पे कि Cy इक्वल्स टू 2 ऑफ Cx। अगर एनर्जी की बात करूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा एनर्जी मेरी कितनी होती है, तो U इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। अब अच्छे बच्चे ध्यान देंगे कि ये जो Q चार्ज है वो तो हमारा सेम ही रहता है। ठीक है, यानी कि सिंपली हमारा U1 कितना हो जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C1, और U2 कितना हो जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C2। बेटा अगर मैं U1 अपॉन U2 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, C2 अपॉन C1, और C2 अपॉन C1 यानी कि अल्टीमेटली वो CY अपॉन CX, तो ये बेसिकली 2:1 यानी कि 2:1 हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे लाइक ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी न्यूमेरिकल है। चलो आगे बढ़ते हैं। A hollow metal sphere of radius 5 centimeter, okay, charged such that the potential on its surface is 10 volt. The potential at a distance of 2 centimeter from the center of the sphere. चलो मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं बेटा, ये न्यूमेरिकल आपको खुद सॉल्व करना है, और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। ओके, काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। देखो सिंपली ध्यान रखो कि इन द होलो स्फेयर, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, होलो स्फेयर की बात हो रही है। सो इन द होलो स्फेयर पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट इनसाइड द शेल। ठीक है, तो जितना इनसाइड होगा, जितना सरफेस पर होगा,
उतना ही इनसाइड हमें देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का था बेटा, कि जितना सरफेस पर है उतना ही हमें सेंटर पे देखने को मिलेगा, मतलब कितना भी हमें सरफेस, कितना भी इनसाइड हम जाएंगे हमें उतना देखने को मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 10 वोल्ट यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अब अगले एक बड़े से न्यूमेरिकल पे चलते हैं। देखने में बड़ा लग रहा है पर बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे कि सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड अ इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। ओके, यानी कि थोड़ा सा अंतर करा जाता है हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस में। ठीक है, वैसे तो देखो हमारे चार्जेस सेम होते हैं बट हम मान के चलते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस है। वन ऑफ देम इज माइनस ई, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन मान लिया, एंड अदर इज, देखो प्रोटॉन प्लस ही होना चाहिए था पर यहाँ पे हमने एक डेल्टा ई टर्म अपनी इंक्लूड कर दी। So if the net electrostatic force and the gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance apart is zero। अब देखो जीरो दिया है मतलब ये दोनों फोर्सेस हमारे बराबर होंगे, देन द डेल्टा ई का हमारा ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का हमारा सिंपली मास भी दे दिया 1.67, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं सिंपली बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दूं तो बेटा सबसे पहले तो हम नेट चार्ज देख लेते हैं कि नेट चार्ज मेरा कितना हो जाएगा, माइनस ई और प्लस ई प्लस डेल्टा ई, तो सिर्फ डेल्टा ई बचा। तो अगर मैं लिख दूं कि एफ ई यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बराबर होंगे, तो बेटा फॉर्मूला लगाता हूं के डेल्टा ई स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी मान लिया और डी स्क्वायर। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स जी m1 m2 यानी कि m स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बच्चा समझ गया कि डी स्क्वायर से डी स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू निकालनी किसकी है, डेल्टा ई की। सो डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर अपॉन के। सो डेल्टा ई विल बी जी एम स्क्वायर अपॉन के। अब देखो एम स्क्वायर है, एम बाहर आ जाएगा हमारा, तो कितना निकल कर आ गया ये कि डेल्टा ई इक्वल्स टू एम जी अपॉन के। एम की वैल्यू कितनी दी थी, 1.67 क्रॉस 10 टू दी पावर माइनस 7। एक बार चेक कर लेते हैं, 1.67 क्रॉस 10 टू दी पावर माइनस 7 ब्रैकेट मतलब रूट जी की वैल्यू 6.67 क्रॉस 10 टू दी पावर माइनस 11 एंड के की वैल्यू कितनी होती है, वेरी गुड, 10 टू दी पावर माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं मान के चलो बेटा कि ये 1.67 क्रॉस 10 टू दी पावर माइनस 27 छोड़ दूं, इसको मैं लिख देता हूं 66.7 डिवाइडेड बाय 9, ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 12 और प्लस 9। ठीक है, मतलब माइनस 9। ठीक है, ये प्लस की पावर थी ऊपर जाके माइनस हो गई और 11 से 12 मैंने सीले कर दिया क्योंकि 6.67 को मैंने 66.7 लिख दिया था। ठीक है, अगर इसको मैं डिवाइड करता भी हूं बेटा तो कितना आ जाएगा, ये 7.4 अप्रोक्सीमेटली, और ये पावर मेरी कितनी हो जाएगी बेटा 12 माइनस 9, माइनस 12 माइनस 9 इज लाइक माइनस 21। तो इसको और मैं 74 लिख के 22 कर देता हूं। ठीक है, सो 1.67 मल्टीप्लाई बस रूट 74 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर माइनस 27 एंड इसकी पावर हमारी कितनी बाहर आ जाएगी, माइनस 22 को माइनस 11, क्योंकि रूट था हमारा, रूट से बाहर आ जाएगा। अगर इसको मैं गौर से देखूं तो बेटा 1.67 रूट 74 ये किसके इक्वल होगा, 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81। तो लगभग लगभग ये 8.4 मान लेते हैं। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी पावर मेरी माइनस 38। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा सो अल्टीमेटली ये 10 से ऊपर जा रहा है हमारा, तो इसको मैं समथिंग समथिंग लाइक मान लो कि 84 लाइक समथिंग समथिंग ये 1.5 यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये 15 के अप्रोक्स अगर मैं मान के चलूं कि आ रहा है, तो 15 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 38 एंड इट इज लाइक नथिंग बट 1.5 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 37। अगर यहाँ पे मैं ऑर्डर देखूं तो माइनस 37 ये ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये तो आप खटाखट खटाखट सॉल्व करते चले गए, आपने तो कुछ मतलब देखो मैं फिजिक्स तो बेटा यहाँ खत्म हो गई थी। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना और जहां पे आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है वहां कभी भी ना एग्जैक्ट कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि खुद सोचो बेटा माइनस 38 यानी कि इस वाली कैलकुलेशन को मैंने रफली 15 लिख दिया
15 की जगह पे अगर मैंने इसको 25 या 27 या 37 भी लिखा होता ना, तब भी मेरा आंसर सेम आता, क्योंकि जैसे ही मेरा आंसर -38 पर आया, अब आप खुद देखो कोई भी ऑप्शन दूर दूर तक सही नहीं है। एक है -23, एक है 37, एक है 47, एक है 20, तो आंसर तो मेरा तभी आ गया था, बट आई वॉज जस्ट लाइक सॉल्विंग। ठीक है, सो कभी भी ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें कभी एग्जैक्ट सॉल्व करने मत बैठ जाना कि 1.67 कि 8.4 इनका मैं मल्टीप्लाई करूंगा। हमेशा इसको बोल दो, मान लो 1.5, इसको मान लो 8.5। ठीक है, 5 5 2 5 7 4 12, ठीक है 12.75 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली लेके चलना है। कभी भी ऐसे जेड सॉल्व करने बेटा मत बैठ जाना बिना बात के, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो अदर ऑप्शन दिए ना, या तो हमें ऑप्शन इस तरह से दिए हो कि 10⁻⁻36, 10⁻⁻37, 10⁻⁻38, या फिर नन ऑफ दीज। तो हम थोड़ा ध्यान भी लगाएं कि यार आंसर बड़े पास पास आ रहे हैं, तो बहुत प्रिसाइसली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट यहाँ तो बेटा बहुत ज्यादा फर्क दे रखा है, तो इतना हमारा फर्क मतलब कैलकुलेशन से इतना एरर नहीं आ सकता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से। A parallel plate capacitor with air between the plates has the capacitance of 8 picofarad। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का बेटा फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये दिया कितना है, चलो मान लेते हैं। द कैपेसिटर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, यानी कि जो d की वैल्यू है वो बेटा कितनी हो गई, d/2। तो पहले था 8, अब 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि d को d/2 लिखोगे तो बेटा ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि C स्टार विल बी इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A, और d/2 तो ये 2 हमारा आगे आ जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स 8 कितना हो गया, 16 माइक्रोफेरेड, लाइक अभी तक। उसके बाद बोल रहे हैं एंड देन एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना दिया है, 6। अब बेटा के हमें पता है कि सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो सी स्टार स्टार यानी कि हमारा नया जो निकल कर आएगा उसमें हमने 6 से और मल्टीप्लाई कर देनी है, कितना आ जाएगा 96 माइक्रोफेरेड। सी ऑप्शन 4 यहाँ पे गिवन है, तो सिंपली हमारा ये ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स ही हैं, बहुत इजी इजी दे रखे हैं यहाँ पे। चलिए अगले न्यूमेरिकल को समझते हैं। 16th क्वेश्चन, देखो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं इनका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक का मतलब आने का कोई लॉजिक नहीं है, बट आया हुआ एग्जाम में आपका, बट बहुत ही इजी है। कि सिंपली क्या बोला है कि आई वी हमारा कर्व दे रखा है, देखो एज वी नो दैट v इक्वल्स टू आई आर, तो जब भी हमारी ऐसे स्ट्रेट लाइन निकल कर आ जाएगी, आप बोल दोगे कि ये वो सर्किट है जिसमें v अपॉन आई एक कांस्टेंट है, क्योंकि एक सिंपल सेम स्लोप हमें दिया हुआ है। ठीक है, सो ये हमारा सॉरी ये हमारा सॉरी ये हमारा ओमिक डिवाइस हो जाएगा, और जहां पे ये स्ट्रेट लाइन देखने को नहीं मिलेगी वहां पे हम इसको नॉन ओमिक डिवाइस या नॉन ओमिक कंडक्टर बोल देंगे। ठीक है, इंसुलेटर तो यहाँ पे वी वाई आर का लॉजिक ही नहीं है, और सुपर कंडक्टर की तो बेटा अलग ही थ्योरी रहती है पूरी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। The resistance of a conductor is doubled, okay, and keeping the potential difference across is constant, the rate of the generation of heat। देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, हीट का क्या होता है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि आपसे पूछा गया है रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट, यानी कि H अपॉन टी की बात हो रही है बच्चों। सो H अपॉन टी किसके इक्वल होता है, आई स्क्वायर आर के। अब क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखने की बात करी गई है, सो H अपॉन टी को मैं थोड़ा सा ना आई स्क्वायर आर को मैं लिखूंगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, सो H अपॉन टी इज नथिंग बट वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब क्योंकि v तो कांस्टेंट है पर r को डबल कर दिया गया। ठीक है, r को डबल करने का क्या मतलब है कि सिंपली ये 2r हो गया, तो पहले h अपॉन टी था वी स्क्वायर अपॉन आर, और h अपॉन टी न्यू ये किसके इक्वल है, वी स्क्वायर अपॉन 2r के, यानी कि आधा हो गया। सो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि हीट बाय टी 1 रेशो
हीट बाय T2, यानी कि बाद में वो सिंपली हमारा क्या रेशो निकल कर आ गया कि आधा हो गया, यानी कि 1/2। ठीक है, सो यहां पे हम सिंपली क्या बोल देंगे, बी हाफ्ड, मतलब आधा हमारा हो गया, आधी हो जाएगी, या फिर ये सिंपली ऑप्शन बी यहाँ पे हमने अपना टिक कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन वेरी simple question. A primary cell of an EMF 1.5 volt and when short circuited, short circuit मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट हमारा बेटा कितना दे दिया यहाँ पे 3 एम्पियर का, द रेजिस्टेंस पूछा है, तो बेटा इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट V अपॉन I, so 1.5 upon 3, so that is nothing but 1/2, or we can write it as 0.5 ohm। ठीक है, so यहाँ पे ऑप्शन D will be the correct answer। okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। A beam of electron is moving with constant velocity in the region having simultaneous perpendicular electric and the magnetic field of the strength 20 volt per meter and 1 second, इसको हटा दो, 20 volt per meter and the 0.5 Tesla respectively at the right angle to the direction of the motion of electron, the velocity of the electron must be। काफी इजी क्वेश्चन। E हमारा कितना दिया है 20, B हमारा कितना दिया है 0.5 टेस्ला। ठीक है, जो हमारी सिंपल वेलोसिटी होती है बेटा वो E/B ऐसे करके निकाल ली जाती है। सो 20 अपॉन 0.5, पॉइंट हटा के 0, और यहाँ पे ये हमारी वेलोसिटी बेटा कितनी निकल कर आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। अगर ध्यान से देखें तो बेटा ये सारे के सारे मतलब मेजॉरिटी में जितने क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चन हमारे हार्डली 20 से 25 सेकंड के भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ सोलेनॉइड ऑफ, अब देखो सोलेनॉइड आ गया तो बेटा इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, 4 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, तो इसको मीटर में लिख दिया मैंने। रेडियस मेरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 क्रॉस 10⁻⁻² मीटर, एंड अ करंट ऑफ 5 एम्पियर is flowing through it। okay, the magnetic induction at the axis inside the solenoid। okay, तो देखो बेटा हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे अगर मैं म्यू नॉट की वैल्यू लगा दूं दैट इज 4 पाई क्रॉस 10⁻⁻7। ठीक है, और यहाँ पे कितना प्रोसेस 10 टर्न्स पर सेकेंड, यानी कि 10 ये वैल्यू दी है, और करंट की वैल्यू मैंने लगा दी बेटा 5, तो ये कितनी आ जाएगी 50 का हमने 4 से मल्टीप्लाई करा 200, सो 200 मीन्स 2 पाई और क्रॉस 10⁻100 के 2 0 उधर चले गए, सो -5, इसको मैंने बोल दिया टेस्ला। ठीक है, टेस्ला को अगर मैं वेबर में भी कन्वर्ट कर दूं तो मेरा गॉस में कन्वर्ट कर दूं तो ये मेरा कितना बन जाएगा बेटा 2 पाई क्रॉस 10⁻⁻1 गॉस। सो यहाँ पे बेटा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ तो कुछ या तो एरर होगा, वरना सिंपली हम इसको 10⁻2 पाई क्रॉस 10⁻⁻5 टेस्ला सिंपली बोल सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में तो ऐसा सच कोई एरर है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। Another problem, a galvanometer of resistance 5 ohm gives a full scale deflection potential difference of 10 millivolt. To convert the galvanometer into a voltmeter giving the full scale deflection of the potential difference 1 volt, the size of the resistance must be attached to the voltmeter। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सवाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ कन्वर्जन पे देखने को मिलेगा कि एमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऐसे करके समझा करो कि तुम्हारा एक गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर में एक सीरीज में कुछ जोड़ा जाएगा, और वो जो कुछ है उसका नाम सिंपली हमारा क्या होता है शंट रेजिस्टेंस। ठीक है,
तो अगर मैं बेटा निकालूं कि आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया था 4 ओम और आपका 10 मिली वोल्ट आपका दिया था क्या V, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं करंट अपनी निकालूं तो बेटा करंट मेरी निकल कर आ जाएगी 10 मतलब 10 क्रॉस 10 टू द पावर -3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 50, सो दैट इज नथिंग बट 5 एंड इट कैन बी रिटन एज 10 अपॉन 50 नहीं है, सॉरी 5 है ये, ओके तभी, ठीक है। सो ये निकल कर आएगा 2 क्रॉस 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ओके। अब क्योंकि ये सीरीज में जोड़ा जाता है तो बेटा करंट तो सेम रहेगा, यानी कि शंट रेजिस्टेंस उसमें जो करंट फ्लो होगा दैट विल आल्सो 2 क्रॉस 10 टू द पावर -3 एम्पियर। वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिल रहा है 1 वोल्ट, तो बेटा आर एस यानी कि शंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 क्रॉस 10 टू द पावर -3। ये ऊपर जाके 1000 और 1000 में से 2 का डिवाइड हुआ तो बेटा कितना आ जाएगा 500। बस ये वाली गलती नहीं करनी है कि सिंपली आर एस लगा दिया, ठीक है। क्योंकि अब जब हम शंट की बेटा बात कर रहे हैं तो वहां पे आर जी प्लस आर एस ये वाली टर्म आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आर जी प्लस आर एस कितना आ रहा है मेरा 500, सो आर एस कितना आ जाएगा 500 माइनस आर जी की वैल्यू कितनी है 5 ओम, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 495 ओम, ठीक है। ऑप्शन अगर यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं अपना तो 495 ओम, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल, क्या बोल रहे हैं बेटा इसमें कि आपका when the current in a coil changes from 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर से करंट बढ़ गया और कितने समय में 0.05 सेकेंड्स में, ठीक है। एंड द ईएमएफ ऑफ 8 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है। सो यहाँ पे ईएमएफ मैंने कितना बोल दिया बेटा 8 वोल्ट, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है द कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो बेटा जो कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस जिसको हम एल बोलते हैं, अगर मैं उसका बेटा फॉर्मूला आपको बताऊं तो देखो सिंपली हमारा एक फॉर्मूला होता है कि ईएमएफ इक्वल्स टू आई एल डी आई ओवर डी टी। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट करने पर आ जाऊं ईएमएफ 8 एल की जगह एल, अब डेल डी आई यानी कि हमारा करंट कितना चेंज हुआ 2, डेल्टा टी कितना है 0.05, यहाँ पे ये हटा के 2 जीरो बढ़ाए मैंने 40 इक्वल्स टू एल इंटू 200, एल इक्वल्स टू 40 अपॉन 200, सॉरी 200, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ और ये कितना आ गया 1 अपॉन 5, सो एल विल बी 0.2, ओके। सो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें सो देयर इज लाइक वन ऑप्शन विच इज 0.2 हेनरी which simply gives the correct answer, okay। चलिए आगे बढ़ते हैं। A conducting circular loop is placed, चलो हमने एक अपना यहाँ पे conducting circular loop मान लिया, is placed in a uniform magnetic field, okay। so uniform magnetic field यहाँ पे हमारी कितनी दी है, यहाँ पे सिंपली हमने मान लिया है कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड की हमारी वैल्यू कितनी दी है 0.025 टेस्ला, ठीक है। व्हेन इट्स परपेंडिकुलर टू द लूप और रेडियस हमारी लूप की कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अपना मान लिया कि जो आर की वैल्यू है हमारी वो सिंपली कितनी है 2 सेंटीमीटर। इसको बाद में हम अल्टीमेटली मीटर में कन्वर्ट कर ही देंगे। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं द लूप इज मेड टू श्रिंक, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस अभी तो 2 सेंटीमीटर है वो श्रिंक कर रहा है। अब श्रिंक ऑब्वियसली समय के साथ श्रिंक करेगा, यानी कि डी आर ओवर डी टी ये हमारा कितना दिया है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 1 मिलीमीटर वो श्रिंक कर जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बताओ हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, ठीक है। तो बेटा अगर मैं फॉर्मूला बताऊं आपको कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल्स टू एन डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। अभी यहाँ पे नेगेटिव साइन को छोड़ दो, यहाँ पे एन नंबर ऑफ लूप्स हमारे गिवन नहीं है तो सिंपली ये हमारा डी फाई ओवर डी टी हो जाएगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा फाई
फाई मेरा क्या होता है, बी ए, ठीक है, बी डॉट ए। अब वहां पे सिंपली हमारा थीटा कितना दिया है, 0, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये कितना आ जाएगा हमारा बी और ए। अब बी हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए हमारा क्या है यहाँ पे, रिस्पेक्टिव एरिया, ठीक है। अब एरिया अगर मैं निकाल, तो पहले तो बी की वैल्यू रख देता हूं मैं, विच इज 0.025, ओके, एंड पाई आर स्क्वायर, एरिया मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ गया फाई। बट जब मैं डी फाई ओवर डी टी में इसकी वैल्यू रखूंगा तो ध्यान से देखो कितना आ जाएगा, देखो 0.025 तो मेरा बाहर आ गया और पाई भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट रखूं, वैल्यू पुट करूं 0.025 इंटू पाई डी आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे बेटा कितना आ जाएगा, 2r इंटू डी आर ओवर डी टी, ठीक है। अब यहां पे इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा निकल के, 0.05 पाई इंटू आर, आर मेरा कितना था, 2 क्रॉस 10 टू दी पावर -2 मीटर इंटू डी आर ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी मेरा कितना था, 1 मिलीमीटर, यानी कि 10 क्रॉस 10 टू दी पावर -3, इसको भी मीटर पर सेकंड ऐसे करके मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बेटा, तो यहां पे देखो गौर से, 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर -2, ये हो गया 10 टू दी पावर -5, और 2 का 0.15 से 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 पाई 10 टू दी पावर -5, ठीक है, तो 0.01 नहीं, 0.1, ठीक है। सो यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं पाई 10 टू दी पावर -6, और ये हमारा कितना आ जाएगा, सिंपली वोल्ट, ठीक है। तो यहां पे माइक्रो वोल्ट पाई, सो पाई माइक्रो वोल्ट हमारा निकल कर आ जाएगा, और अगर हम ऑप्शंस देखें तो पाई माइक्रो वोल्ट सी, ऑप्शन 2 इज हेयर, ओके। सो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी हमें फेस करने को नहीं मिलेगी बेटा, कि सिर्फ हमने क्या करना था, ईएमएफ का फॉर्मूला लगा देना था, एन इक्वल्स टू, सॉरी, डी फाई ओवर डी टी, फाई हमारा बी ए होता है, वैसे तो कॉस थीटा होता है, बट एंगल ऐसा दिया है कि हमारा ये बी ए रह गया। बस डिफरेंशिएशन था जहां पे मैं बोल सकता हूं कि बेटा क्योंकि डी आर स्क्वायर बाई डी टी का 2r लिखा और डी आर बाई डी टी, सो आर की अलग वैल्यू लगा दी, और डी आर बाई डी टी यानी कि जो हमारा श्रिंक होने का रेट था उसकी वैल्यू पुट कर दी, आंसर हमारा निकल कर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या बोला जा रहा है, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ओके। सो बेटा ध्यान रखेंगे इस चीज को कि जो आपका ट्रांसफॉर्मर होते हैं या तो वो हमारे स्टेप अप होंगे या स्टेप डाउन होंगे। तो अगर मैं रेशो की बात करूं कि ट्रांसफॉर्मर का जो हमारा रेशो होता है, सो दैट इज Vs ओवर Vp, और स्टेप अप की कंडीशन में Vs हमारा ज्यादा होता है Vp पे, यानी कि सेकेंडरी ज्यादा होता है प्राइमरी से। तो बेटा यहाँ पे जब भी आप Vs ओवर Vp की वैल्यू निकालोगे, that will come out as greater than 1. So यहाँ पे there is like option B which will be the correct answer, option B, okay। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 25th, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल, एन एसी सर्किट जिसमें R दिया है 100 ओम, C दिया है 2 माइक्रोफैरड विच कैन बी रिटन एज 2 क्रॉस 10 टू द पावर -6 फैरड, एंड L कितना दिया है 80 मिली हेनरी विच कैन बी रिटन एज 80 क्रॉस 10 टू द पावर -3 हेनरी, ओके। अब यहाँ पे हमें क्वालिटी फैक्टर निकालना है। सो क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट 1/r रूट L ओवर C। यहाँ पे मैं सिंपली अगर वैल्यू पुट करूं तो 1/100, L की वैल्यू 80 क्रॉस 10 टू द पावर -3 एंड C की वैल्यू 2 क्रॉस 10 टू द पावर -6, ठीक है। सो 1/100, 2 का 80 से डिवाइड करा 40, और ये पावर इधर आ जाएगी, तो उसको कितना लिख दूंगा मैं, 10 टू द पावर 3, ओके। अब इसको मैं लिखूंगा बेटा 1/100 एंड 4 क्रॉस 10 टू दी पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह को सॉल्व कर रहा हूँ, 1/100, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, और 10 टू दी पावर का कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, और क्वालिटी फैक्टर हमारा कितना निकल कर आ जाएगा,
क्वालिटी फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ओके यहाँ पे भी बेटा ऑप्शन में कोई भी 2 नहीं दिया है, बट कैलकुलेशन इज लाइक वेरी ऑब्वियस। सो यहाँ पे हमारा क्वालिटी फैक्टर 2 निकल कर आ जाएगा। कंसिडर दिस ऑप्शन सी एज 2, ओके। मतलब यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन, और आपको देखने को मिलेगा कि क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे 2 ही निकल कर आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन सीधी सी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल 26। सो अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is incident on a plane surface of area A normally and is perfectly reflected। देखो जब भी अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा कि जहां पे एक हमने अपना ये सरफेस माना है और इस सरफेस से यहां पे हमारी एक वेव आई, मतलब सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी ऐसे आई, और बेटा ये सेम परपेंडिकुलर आई है तो ऐसे करके ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इस केस में मोमेंटम की बात करूं तो एक डायरेक्शन में अगर मोमेंटम मेरा प्लस है तो वापस जाते टाइम मेरा मोमेंटम हमारा इसका नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। चलो अब आपसे बोला क्या जा रहा है कि इफ एनर्जी E स्ट्राइक्स द सरफेस इन टाइम t देन द एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो यहां पे सिंपली एनर्जी E इज व्हाट mc², ओके। एंड अगर इसको मैं मोमेंटम में बेटा कन्वर्ट करूं तो E इक्वल्स टू पीसी, ठीक है, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है, आराम से हम इसको लिख ही सकते हैं। अब यहां पे एक चीज देखो आप कि मोमेंटम मेरा कितना हो जाएगा E/c। अब अगर क्वेश्चन में पूछा क्या है एवरेज प्रेशर, प्रेशर हमारा, या चलो एवरेज प्रेशर तो निकल ही जाएगा, पहले मैं इसमें क्या करता हूं चेंज इन मोमेंटम निकाल लेता हूं, क्योंकि एक मोमेंटम हमारा E/c दिया है तो चेंज इन मोमेंटम मेरा कितना हो जाएगा P माइनस और माइनस P, क्योंकि डायरेक्शन चेंज था तो नेगेटिव साइन ले लिया, तो ये कितना हो गया 2P। सो बेटा मेरा यहां पे डेल्टा P कितना हो गया, डेल्टा P विल बी 2E/c, ओके, 2E/c। अब यहां पे अगर मैं देखो प्रेशर निकालना है तो पहले फोर्स निकाल लो, और फोर्स निकालना है तो पहले मोमेंटम निकाल लो, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम मेरा कितना आ गया डेल्टा P विच इज 2E/c। सो डेल्टा P ओवर डेल्टा T अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा 2E/ct, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है फोर्स के, और प्रेशर किसके इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो ये कितना आ जाएगा 2E/cta, ठीक है। सो 2E/cta, हाँ ATC यहां पे दिया हुआ है, सेम चीज है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग सिस्टम, ठीक है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल हमारा ऑप्टिक्स से लिया गया कि इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 2 mm। तो यहां पे हमने मान लिया कि 2 स्लिट है हमारी, ठीक है, जहां पे हम मान रहे हैं कि ये हमारी डार्क फ्रिंज रहेगी, ये हमारी ब्राइट फ्रिंज रहेगी, ये फिर से हमारी डार्क फ्रिंज आ गई। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है सेपरेटेड बाय 2 mm, यानी कि d इक्वल्स टू 2 क्रॉस 10⁻³ मीटर, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, यानी कि कैपिटल D की वैल्यू 1 दी है, वेवलेंथ हमारी दी है 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर का मतलब 500 यानी कि 500 क्रॉस 10⁻⁹ मीटर। सो वी कैन राइट इट एज 5 क्रॉस 10⁻⁷ मीटर। अब पूछा क्या है द फ्रिंज सेपरेशन विच इज बीटा। बीटा का फॉर्मूला बेटा याद होगा आपको कि d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, तो ये d का वैल्यू कितना है 1, लैम्डा इज व्हाट 5 क्रॉस 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय स्मॉल d इज -3। सो ये कितना हो जाएगा 2 से 5 को डिवाइड करेंगे 2.5 और ये 10⁻⁻4 बचा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.25 क्रॉस 10⁻³ मीटर, और वी कैन राइट इट एज 0.25 मिलीमीटर। सो यहां पे अगर हम ऑप्शन देखें तो यस देयर इज लाइक ऑप्शन 1 विच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यहां पे हमने ऑलमोस्ट अपने 26-27 न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए हैं। आखिरी का एक न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क में दूंगा जो आपको अपने आप से सॉल्व करना है। आई एम अज्यूमिंग कि बेटा किसी भी न्यूमेरिकल में आपको एज सच कोई कॉन्सेप्चुअल दिक्कत नहीं आ रही होगी,
कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप बहुत आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल, कंसिडर दिस एज योर होमवर्क, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास जब होगी बेटा, जो भी आपका मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा, उसमें आपको ये होमवर्क तब तक अपना सॉल्व करना है। एंड आई विल सॉल्व लाइक दिस प्रॉब्लम इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी सजेशन और इस तरह के और लेक्चर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इस चीज को आप बताएं हमें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग।